तमाम सियासी वादों और दावों के बाद अब लोकसभा चुनाव में जाति की पिच पर भी बैटिंग शुरू हो चुकी है। पार्टी चाहे कोई भी हो, जाति का सियासी समीकरणों में सेट करने की कोशिश कर रही है। लेकिन 2024 के सियासी शास्त्रार्थ में उत्तर भारत में एक बार फिर से वोटर्स पर सभी पार्टियों की निगाहें टिकी हैं। ब्राह्मणों का असली शुभचिंतक बनने और बताने की होड़ मची है। नरेंद्र मोदी के विजय रथ को सत्ता की कुर्सी तक पहुंचाने में जुटी बीजेपी सभी बिरादरियों को साधने की कोशिश में लगी हुई है और इसीलिए ओबीसी से लेकर आदिवासी समाज तक में पैठ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इन सब के बीच बीजेपी से शुरू से जुड़े ब्राह्मण वोट बैंक की अहमियत भी कम नहीं हुई है। हालांकि बीजेपी हिंदुत्व और सनातन कल्याण के कॉम्बो के जरिए जाति की लाइन से ऊपर उठकर हिंदुओं के बीच व्यापक प्रभाव रखती है। मोदी ने गारंटी दी थी कि अयोध्या में रामलला का भव्य मंदिर बनेगा। आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर का शिखर आसमान छू रहा है। रामनवमी आ रही है, ये पाप करने वालों को भूलना मत भाइयों बहनों, भूलना मत। इंडी गठबंधन वाले सनातन धर्म को समाप्त करने की बात करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी 2024 में विरोधियों की वोट बैंक की दुकान पर ताला लटकाने की बात कर रहे हैं। और जब बात वोट बैंक की हो रही है तो उत्तर भारत में एक ब्राह्मण समाज एक ऐसा वोट बैंक है जिसे अपने पाले में लाने के लिए हर पार्टी जी तोड़ मेहनत कर रही है, या यूं कहें कि ब्राह्मण मैनेजमेंट कर रही है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 2024 के सियासी महाभारत में ब्राह्मण वोटर किसके पाले में खड़ा होगा। दिल्ली की सत्ता हासिल करने की इस लड़ाई में ब्राह्मण मतदाताओं का किसको कितना साथ मिलेगा। ब्राह्मणों के मोहल्ले में मोदी के एनडीए का हल्ला है या राहुल, अखिलेश और तेजस्वी के इंडिया अलायंस का बोलबाला है, ये जानने के लिए सबसे पहले उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, जहां की सभी 80 सीटें जीतने के अपने टारगेट को हासिल करने के लिए बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है। लेकिन उससे भी पहले फेज की यूपी की हाई प्रोफाइल सीट पीलीभीत का हाल जान लेते हैं, जहां से बीजेपी के ब्राह्मण चेहरा जितिन प्रसाद ताल ठोक रहे हैं। योगी सरकार में मंत्री जितिन प्रसाद को यूपी में ब्राह्मणों का नेता माना जाता है। जितिन प्रसाद पीलीभीत में ब्राह्मण उम्मीदवार जरूर हैं, पर वहां ब्राह्मण वोटर 50,000 ही हैं। लिहाजा इस सीट को जीतने के लिए बीजेपी ने यहां पूरी ताकत झोंकी है। इसी क्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले मंगलवार को यहां एक चुनावी रैली करने वाले हैं। एक दशक में किसी प्रधानमंत्री की पीलीभीत में ये पहली रैली होगी। यहाँ के लोगों से रिश्ता है, जान पहचान है, और अगर मालूम होता है यहाँ से चुनाव लड़ रहे ना तो ये क्षेत्र का मैं बम्बई बना देता। आप क्या सोचते हैं यहाँ का? वैसे वोट शेयर की बात करें तो यूपी में ब्राह्मणों की आबादी मुसलमानों और दलितों की आबादी से कम है, लेकिन मुखर होने के कारण ब्राह्मण समुदाय सियासी माहौल बनाने या बिगाड़ने का मादा रखता है। इसलिए उत्तर प्रदेश में सभी सियासी पार्टियां अपने सोशल इंजीनियरिंग के जरिए ब्राह्मण वोटर्स को साधने में जुटी हैं। अब इस चुनावी अंकगणित से पंडित जी की अहमियत समझिए। यूपी में ब्राह्मण समाज की आबादी लगभग 10% मानी जाती है, लेकिन राजनीति में इसकी ताकत इससे कहीं ज्यादा है। यूपी में कुल 12 जिले ऐसे हैं जहां ब्राह्मण वोट 15% से ज्यादा है। बलरामपुर, बस्ती, संत कबीरनगर, महाराजगंज, गोरखपुर, देवरिया, जौनपुर, अमेठी, वाराणसी, चंदौली, कानपुर, इलाहाबाद, इन जिलों में ब्राह्मण जिस पार्टी के साथ ये जाते हैं, चुनाव में उनकी नैया पार लगती है। संख्या बल बहुत ज्यादा नहीं होने पर भी ब्राह्मण समाज जनमत तैयार करने में बड़ी भूमिका निभाता है और यूपी में करीब 40 लोकसभा सीटों के नतीजों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट तौर पर तय करता है। शायद यही वजह है कि यूपी में चुनाव में कोई भी पार्टी ब्राह्मण वोट बैंक की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती। ब्राह्मणों का असली शुभचिंतक बनने और बताने की होड़ मची रहती है। उत्तर प्रदेश में ये मैसेज जरूर जाना चाहिए कि ब्राह्मण हमारे साथ है और लगातार ये कवायद होती है कि सभी पार्टियां, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे बीजेपी हो, वो ब्राह्मणों को साथ में लेकर चलना चाहती है। जिन सीटों पे ब्राह्मणों की संख्या अपेक्षाकृत कम भी है, वहां पे संदेश देने का, माहौल बनाने का काम ब्राह्मण बहुत ढंग से करते हैं। इसीलिए उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के वोट का महत्व है। यूपी के राजनीतिक इतिहास में ब्राह्मणों की निर्णायक भूमिका रही है।
2007 में ब्राह्मण ने मायावती का साथ दिया और बीएसपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर उत्तर प्रदेश में सरकार बना ली। 2012 के यूपी विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणों का साथ पाकर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। उसके बाद विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव, ब्राह्मण वोट बैंक बीजेपी के साथ दिखा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में यूपी में 53% ब्राह्मणों ने बीजेपी को वोट किया। 2014 में बीजेपी को ब्राह्मणों का समर्थन बढ़कर 72% तक पहुंच गया और लोकसभा चुनाव 2019 में बीजेपी ने यूपी में कुल ब्राह्मण वोटों का करीब 83% हासिल किया। मतदाता के तौर पर ब्राह्मण जाति ने 90 के दशक के दौरान शुरुआती झटकों से उभरते हुए पुराना रसूख फिर से हासिल कर लिया है। साल 2090 से 2007 तक ब्राह्मण समुदाय की राजनीति यूपी में काफी सुस्त रही, लेकिन 2007 में इस वोट बैंक ने जबरदस्त वापसी की और तब से हर चुनाव में न सिर्फ इसकी धाक दिखती है बल्कि समाज का रसूख हर सरकार में दिखाई भी देता है। उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट में ब्राह्मण मंत्री हैं, जबकि केंद्र की मोदी सरकार में ब्राह्मण मंत्री हैं। आज भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में ब्राह्मणों का दखल रहता है। उत्तर प्रदेश की जो अभी वर्तमान कैबिनेट है उसमें हम देखें तो करीबन 10 जो वहाँ मुख्यमंत्री जो मंत्री हैं वो ब्राह्मण हैं। करीबन 46 वहाँ ब्राह्मण एमएलए हैं। और हम लोकसभा की बात करें तो करीबन 12 जिले ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो राजनीति को प्रभावित करते हैं, जिसमें आपका कानपुर है, बनारस है, प्रयागराज है, चंदौली है, जौनपुर है। यहाँ ब्राह्मण दखल देता है। करीबन 15% वोट है। तो कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि उनको नाराज किया जाए। यूपी में बीजेपी का मुकाबला करने के लिए और ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए समाजवादी पार्टी ने भी काफी कोशिशें की। अखिलेश की ओर से पिछले साल 24 दिसंबर को लखनऊ में पार्टी मुख्यालय में ब्राह्मण महापंचायत बुलाई गई थी। ब्राह्मण स्वाभिमान और उनके अधिकार और हक की लड़ाई के नारे के साथ इस महापंचायत को कराया गया। जिला स्तर पर बड़े ब्राह्मण चेहरे से संपर्क साधा गया था। वैसे ब्राह्मणों को लुभाने के लिए ब्राह्मण महापंचायत समाजवादी पार्टी का पहला पासा नहीं था। अखिलेश यादव ने लखनऊ के ग्रामीण इलाके में 108 फीट ऊंची भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण भी किया था। समाजवादी पार्टी ने हर जिले में भगवान परशुराम की मूर्ति लगाने की घोषणा कर संदेश दिया कि यादव और ब्राह्मण समाजवादी पार्टी के साथ हैं। तब अखिलेश यादव के सियासी कदम को स्वामी प्रसाद मौर्य के ब्राह्मण समाज और सनातन धर्म विरोधी बयानों के बाद डैमेज कंट्रोल और कोर्स कनेक्शन की तरह देखा गया था। लेकिन मौजूदा तस्वीर को देखें तो अखिलेश यादव के आसपास कोई भी बड़ा ब्राह्मण नेता नहीं दिख रहा। अब समाजवादी पार्टी का मनोज पांडे जैसे दमदार ब्राह्मण चेहरे भी बीजेपी के साथ खड़ा हो गया है। अवध क्षेत्र में मनोज पांडे बड़ा ब्राह्मण चेहरा है। चुनावी लिहाज से देखें तो अब न तो सिर्फ ब्राह्मण बल्कि स्वर्ण नेता और वोटर दोनों ही अखिलेश से दूर नजर आ रहे हैं। बीजेपी सही काम कर रही है और जैसा कि आप सब देख रहे हैं प्रदेश में योगी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं और मोदी जी का तो जवाब नहीं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की जो पहचान बनी है वो बीजेपी की और मोदी जी की देन है। तो पार्टी ने बहुत विकास कराया है। सड़कों का बहुत अच्छा विकास है, गैस सिलेंडर की सुविधा का भी बहुत अच्छा विकास है, जल की भी अच्छी व्यवस्था है और भारत सरकार द्वारा योजनाएं भी अच्छी मिल रही हैं, सिलेंडर भी मिल रहे हैं, राशन भी अच्छा मिल रहा है। सबसे ज़्यादा भाजपा को अच्छा वोट मिलेगा ब्राह्मणों की तरफ से और हमेशा ब्राह्मण हमेशा भाजपा के साथ ही रहा है। ब्राह्मणों के सियासी मिजाज को इंडिया अलायंस की अगुवाई कर रही कांग्रेस के लिए भी बुरे सपने के तौर पर देखा जा रहा है। यूपी में 6 ब्राह्मण मुख्यमंत्री देने वाली कांग्रेस भी सियासत में पूरी तरह से हाशिए पर है। ब्राह्मण वोट बैंक के सहारे कई साल तक कांग्रेस यूपी की सत्ता में रही, लेकिन 1989 में राम मंदिर आंदोलन के बाद ब्राह्मण वोटर बीजेपी के साथ हो गए और अब ब्राह्मणों की वोटिंग पैटर्न को देखते हुए उन्हें यूपी में बीजेपी का वफादार वोट बैंक तक कहा जाता है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण क्या ये कांग्रेस के लोग करा पाते क्या? ये लोग करा पाते क्या? ये लोग तो कहते थे राम हुए ही नहीं, कृष्ण हुए ही नहीं, यही तो कहते थे ये लोग। सुप्रीम कोर्ट में इन लोगों ने एफिडेविट दिया था, ये हुए ही नहीं। 2022 के विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में लगभग 89% ब्राह्मण ने बीजेपी के गठबंधन को वोट दिया। राजपूतों के लिए यह आंकड़ा 87%, जबकि वैश्य समुदाय के लिए 83% था।
भाजपा ही एक ऐसा प्रमुख है जो कि धर्म के और विकास के रास्ते पर जिस तरीके से राष्ट्र नीतियों पे कार्य कर रहा है, निसंदेह जो है भाजपा पूरे जनमानस में खरा उतरने का कार्य कर रही है। बिहार में भी ब्राह्मणों का कुल ऐसा ही वोट पैटर्न देखने को मिला है। यहाँ भी सवर्णों के 73% वोट बीजेपी के खाते में गए। बिहार में ब्राह्मण समुदाय की आबादी भले ही देश के दूसरे राज्यों से कम हो, लेकिन सियासी वर्चस्व में कोई कमी नहीं रही। बिहार में सत्ता के सिंहासन पर 1961 से लेकर 1990 तक 5 ब्राह्मण समुदाय के नेता मुख्यमंत्री रहे। लेकिन मंडल की राजनीति के बाद बिहार में ब्राह्मण सियासत पूरी तरह से किनारा लग गई। लेकिन बीजेपी की राजनीतिक उदय के बाद ब्राह्मण समुदाय का बड़ा तबका उनके साथ है। मिथिलांचल क्षेत्र में आज भी ब्राह्मणों की आबादी इतनी है कि वो जीत हार के समीकरण में सबसे अहम फैक्टर है, जिन्हें नजरअंदाज करना किसी भी पार्टी के लिए आसान नहीं है। इसलिए ब्राह्मण समेत अगड़ों को लुभाने के लिए MY समीकरण वाली RJD को तेजस्वी यादव A to Z की पार्टी बनाने की कोशिश में जुटे हैं। लेकिन बीजेपी भी अपने वोट बैंक को सहेजे रखने के लिए बेहद आक्रामक है। सनातन धर्म को खात्मे की बात करने वाले इन लोगों को बिहार माफ करेगा क्या? बिहार माफ करेगा क्या? कांग्रेस RJD आपका एक भी वोट पाने के हकदार नहीं है। इन लोगों को सत्ता और भ्रष्टाचार की लत लग चुकी है। सत्ता से दूर जाते ही ऐसे छटपटाने लगते हैं जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया गया हो। इसलिए इन्हें सत्ता से दूर रखना बहुत जरूरी है। हम और आप हिंदू नहीं है। मेरे घर में मंदिर है, हम लोग पूजा नहीं करते हैं। दिखाने वाली बात है क्या? क्या विरोधी है? भाजपा के लोग अपने आप, जितना भाजपा के नेता अपने आप को भगवान समझ रहा है क्या? उनका विरोध कर रहे हैं तो भगवान का विरोध हुआ। तो भाजपा के लोग अपना तुलना जो है भगवान से ना करें। भगवान सब देख रहा है और सबको वहीं जाना है। भगवान फिर न्याय जब करेंगे तो इन लोगों को बुझा जाएगा। अपने आप को भगवान से तुलना ना करें। बीजेपी के ब्राह्मण मैनेजमेंट वाली पॉलिटिक्स पर नजर डालें तो राजस्थान और असम की कमान ब्राह्मण CM के हाथों में है। यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में एक डिप्टी CM ब्राह्मण हैं। जहां तक उत्तर प्रदेश की बात है तो राजस्थान में बीजेपी ने पार्टी के ब्राह्मण नेता भजनलाल शर्मा पर दांव खेलकर पहले ही नए समीकरणों को हवा दे दी थी। राजस्थान के CM भजनलाल शर्मा ब्राह्मण समाज से आते हैं। राजस्थान में 7% ब्राह्मण आबादी है और राजस्थान में 33 साल बाद कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री बना। ब्राह्मण बीजेपी का कोर वोटर माना जाता है। बीजेपी किसी भी तरह से इस वोट बैंक को खोना नहीं चाहते, इसलिए बीजेपी ने 2024 के चुनाव के लिहाज से भजनलाल शर्मा को राजस्थान की कमान देकर ब्राह्मण वोट बैंक से बॉन्डिंग और ज्यादा मजबूत करने का दांव चला। उत्तर भारत में सवर्ण वोट बैंक का खासा महत्व है, लिहाजा भजनलाल के जरिए यूपी में 10, राजस्थान में 7, मध्य प्रदेश में 14, हरियाणा में 12 और बिहार में 4% ब्राह्मणों को साधने की कोशिश की गई है। जहां तक बात राजस्थान की है तो राजस्थान में 12 से 13 लोकसभा सीटों पर ब्राह्मण समाज का प्रभाव है। इनमें से करीब 7 से 8 सीटों पर ब्राह्मण मतदाता निर्णायक भूमिका में हैं।